भावना के ससुराल में उसकी सास मीनाक्षी, ससुर ओम प्रकाश और पति दीपक रहता है। भावना के घर वालों ने नया घर लिया होता है और उसे सजाने के लिए वो लोग नया फर्नीचर खरीदने जाते हैं। माँ जी, डाइनिंग टेबल और बाकी की चीजें तो हमने ले ली, अब क्या बचा है? चलिए अब। अरे नहीं बहू, हम तो सोफा भी देखने वाले हैं और अगर पसंद आया तो ले लेंगे नया सोफा। क्यों ओम प्रकाश जी? हाँ मीनाक्षी जी, हाँ माँ, आप सही कह रही हो। वैसे भी हमारे घर के सोफे काफी पुराने हो गए हैं और हमें नए सोफे खरीदने की सख्त जरूरत है। नया सोफा खरीदने वाले हैं। ये बात सुनकर मानो भावना का जी घबराने लगता है। नहीं नहीं, आप लोग सोफा के सेक्शन में नहीं जा सकते। फिर भावना वहीं पर फर्श पर लेट जाती है। भावना बहू, ये क्या बदतमीजी लगा रखी है? अरे हम घर में नहीं बाहर है और तुम इस तरह फर्श पर कैसे लेट सकती हो? नालायक कहीं की। भावना, हमारी इज्जत की धज्जियां मत उड़ाओ और जल्दी से उठकर खड़ी रहो। नहीं, अगर आप लोगों को नया सोफा खरीदना है तो अंदर जाने से पहले मेरी लाश पे से गुजरना होगा, क्योंकि मैं अपने पुराने सोफों को अपने से दूर जाते हुए देखकर मर ही जाऊंगी। फिर दीपक भावना को उठाता है। भावना, ठीक से पेश आओ। मैंने कह दिया ना आप लोगों से, आप लोग नया सोफा नहीं खरीदेंगे। लेकिन बहू, तुम्हारे मायके से जो सोफा आया था वो काफी पुराना और खराब हो गया है। अरे वो तो बैठने लायक भी नहीं रहा। अब जब घर में सारी चीजें नई ली जा रही है तो सोफा भी नया ही लेना पड़ेगा ना बहू। नहीं नहीं, उस पुराने सोफे से मेरी यादें जुड़ी हुई है। उसे छूने पर, उस पे बैठने पर और उसकी मौजूदगी से मुझे मेरे मायके का एहसास होता है। मैं आप लोगों को मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करने दूंगी, समझे आप? अरे ओ नौटंकी की दुकान, चल अपना ये नाटक बंद कर और अपनी भावनाओं को संभाल जरा और चुपचाप हमें नया सोफा देखने दे। नहीं माँ जी, आप लोग नया सोफा नहीं ले सकते। घर में वो पुराना सोफा ही रहेगा। भावना वहां पर बहुत जिद करती है और घर वालों को नया सोफा लेने ही नहीं देती। और जब घर पर सब सामान सेट किया जाता है तभी घर बहुत सुंदर दिखता है। सारा का सारा सामान एकदम लल्लन टॉप लग रहा है, सिवाय इस सड़े हुए पुराने सोफे के। सत्यानाश हो इस सोफे का। खबरदार माँ जी, जो आपने मेरे सोफे के बारे में कुछ ऐसा वैसा कहा तो। अरे इसमें मेरी जान बसी हुई है, इससे मेरी जिंदगी जुड़ी हुई है। देखो भावना बहू, तुमने वहां शोरूम में बहुत बड़ा ड्रामा कर लिया, लेकिन अब कान खोलकर सुन लो। ये सोफा मैं आज के आज घर के बाहर फिकवा के ही रहूंगा, क्योंकि ये सोफा खराब हो चुका है। हाँ पापा, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अभी उस सोफे वाले अतुल को बुला देता हूँ। आप लोगों को जो करना है कीजिए, लेकिन मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अगर इस घर से ये सोफा जाएगा तो मैं भी इसके साथ जाऊंगी। इस सोफे के बिना मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी, समझे आप सब? अजीब जिद लगाकर बैठी है ये करमजली। अरे ऐसे कौन से हीरे मोती जड़े हुए हैं इस सोफे को? बूढ़ा हो गया है ये सोफा। बूढ़ी होगी आप माँ जी, मेरा सोफा तो अभी तक एकदम जवान और हैंडसम है, मेरा क्यूटी पाई। फिर मीनाक्षी भावना की माँ को फोन करती है और भावना को समझाने के लिए कहती है, अरे बिटिया, अब वो सोफा पुराना हो चुका है, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही है? बदल देना उसे। नहीं माँ, आपको पता नहीं मेरी कितनी यादें जुड़ी हुई है इस सोफे से। और तो और वो इतना खराब भी नहीं दिखता, कितना सुंदर है इसका डिजाइन। लेकिन हाँ, बस थोड़ा सा कलर डल हो गया है, लेकिन वो भी धुलने के बाद एकदम नए जैसे बनेगा। अरे बिटिया, बाहर से चमका कर क्या फायदा जब वो अंदर से बेजान हो गया हो। उस सोफे को खरीदे हुए कई साल बीत चुके हैं
उसकी उम्र भी हो चुकी है बेटा। जैसे हर इंसान के जीने की एक उम्र की सीमा होती है, वैसे ही उस पुराने सोफे की उम्र की सीमा भी पार हो चुकी है। समझने की कोशिश करो मेरी लाडो रानी। नहीं माँ, आप मुझे मक्खन मलाई मत लगाओ। मैं आपके बहकावे से बहकने वाली नहीं हूँ, समझी आप। भावना अपनी माँ की भी बात नहीं सुनती। फिर एक दिन घर पर मेहमान आते हैं। काका का नाम बंसी होता है और काकी का नाम हेतल। जब बंसी उस पुराने सोफे पर बैठता है तब वो थोड़ा सा नीचे दब जाता है। अरे ये क्या बंसी जी, अभी यहाँ आने से पहले तो आपकी हाइट कितनी ऊंची थी, लेकिन अचानक से आप इतने बौने कैसे हो गए? अरे हेतल, मैं बौना नहीं हुआ, बल्कि ये सोफा ही थोड़ा नीचे की तरफ दब गया है, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाय हाय मीनाक्षी, अरे ये सोफा तो एकदम बाबा आदम के जमाने का लग रहा है। साफ साफ नजर आता है कि कितनी धूल और मिट्टी जम गई है इस पर। अरे जब तुम लोगों ने पूरे घर को इतने सुंदर तरीके से सजाया है तो इस खटारे सोफे को क्यों नहीं बदला? देखो बुरा मत मानना, क्योंकि पूरा घर तो एकदम झकास लग रहा है, सिवाय इस सड़े हुए सोफे को छोड़कर। इसे बदलने की जरूरत है मीनाक्षी। मेहमान आकर सीधे सोफे की बुराई करके जाते हैं और उनकी बातें सुनकर घर के सभी लोग भावना पर गुस्सा करने लगते हैं। देखा भावना बहू, तुम्हारे इस सड़े हुए सोफे के कारण हमें कितना कुछ सुनना पड़ा। अरे अगर पूरा कागज सफेद हो और उसमें एक हल्का सा दाग भी हो तो पूरे कागज की खूबसूरती को खराब कर देता है। हमारा ये नया घर तो एकदम कमाल का लग रहा है, लेकिन इस सोफे के कारण पूरे घर का ही लुक बिगड़ रहा है। भावना, बस हुई तुम्हारी मनमानी, अब इसे बदलना है, मतलब बदलना है। अच्छा बाबा ठीक है, ये शक्ल सूरत से पुराना दिखता है ना, तो मैं इसके कपड़े बदल देती हूँ, फिर तो ठीक है ना? क्या? अरे कपड़े बदलने से मेरा मतलब ये है कि ये सोफे का कवर हम बदल देते हैं और इसे बदलने के बाद ये एकदम नया का नया लगेगा। लेकिन प्लीज इसकी आत्मा को जिंदा रहने दीजिए, इसे मत फेंकिए। अरे मूर्ख लड़के, इस सोफे की आत्मा तो कब की मर चुकी है और तू ये सब बोल रही है? बेवकूफ कहीं की। अरे तुझमें तक थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है। फिर भावना उस सोफे का कपड़ा बदलवाती है और उसके बाद जब मीनाक्षी उस सोफे पर बैठती है तभी अचानक से उस सोफे का पैर टूट जाता है और मीनाक्षी धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। हाय रे, मर गई मैं तो, कमर में मोच आ गई रे। माँ, मीनाक्षी जी। अरे नहीं माँ जी, आप ठीक तो है ना? अरे काहे की ठीक, तेरी इस आफत के होते हुए कुछ ठीक हो सकता है क्या? अरे मैंने तो पहले भी कहा था कि इसके कपड़े बदलकर कुछ नहीं होने वाला। देखो भावना, आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ गिरी है और इनके कमर में मोच आई है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती कि यह सोफा जवाब दे चुका है, इसे अब बदलने का वक्त आ गया है। आई एम सॉरी माँ जी, मैंने सिर्फ इसकी शक्ल ही बदली, लेकिन मैं कल ही इसके डॉक्टर के पास जाऊंगी और इसके बॉडी के सारे पार्ट्स ठीक करा के भी लाऊंगी। मेरा मतलब सोफे वाले के पास जाकर उसकी मरम्मत करवा कर लाऊंगी, फिर ये पूरी तरह ब्रांड न्यू हो जाएगा, या यूं कहो कि इसका पुनर्जन्म हो जाएगा। अरे कल मुई, तुझे तो इस वक्त भी हंसी आ रही है। कितने जालिम और निर्दयी है तू, डायन कहीं की। फिर भावना अगले दिन सोफे वाले अतुल के पास जाती है और उसे सोफे की मरम्मत करने की बात करती है। तभी अतुल कहता है, अरे भावना भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? इस सोफे की पूरी तरह से जान जा चुकी है, तो फिर मैं इसके बॉडी पार्ट्स कैसे ठीक कर सकता हूँ? क्या मतलब? मतलब ये है कि वो सोफा अब काम से जा चुका है, उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता।
अरे उसकी तो लकड़ियां भी सड़ चुकी है और वो अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। देखो भाभी, हमारे पास एकदम लेटेस्ट स्टाइल के सोफे हैं। आप कोई नया सोफा क्यों नहीं देख लेती? नहीं नहीं, मैं कोई नया सोफा नहीं खरीदूंगी। भावना को अतुल की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर अपने प्यारे सोफे से कहती है, हे मेरे प्यारे सोफे, तुम कभी ठीक नहीं हो सकते। अब मैं क्या करूं? लेकिन तू जानता है ना कि तू हमेशा से ही मेरा जिगरी यार रहा है। तेरे होने से मुझ में खुशी होती है और मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊंगी। तभी उसके घर वाले उसके पास आकर कहते हैं, भावना बहू, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि ये सोफा काफी पुराना हो चुका है और ये यहाँ पर रखने लायक नहीं रहा। अरे इस पर तो ठीक से बैठ भी नहीं सकते, कितना खराब हो चुका है ये। हाँ बहू, इसीलिए हमें नया सोफा लाना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अगर तू चाहे तो इस सोफे को अपने कमरे में रख दे। इसे एक शोपीस की तरह समझ सकती है तू, ताकि ये तुझसे और तू इससे दूर ना हो सके। लेकिन हॉल में इस सोफे को रखना सही नहीं होगा। हाँ भावना, माँ और पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे माना कि हम सब बहुत कम बैठते हैं सोफे पर, लेकिन घर में जब भी कोई आता है वो सोफे पर ही बैठता है। और अगर घर में सोफा ही ठीक नहीं रहेगा तो लोग क्या तुम्हारे सर पर बैठेंगे क्या, या जमीन पर बिठा दे उन्हें? तुम ही सोचो भावना कि ये जो तुम बोल रही हो, क्या ये सही है? तीनों की बातें सुनकर भावना को एहसास हो जाता है कि सभी लोग सही कह रहे हैं। आप तीनों बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें नया सोफा लाना चाहिए और मुझे अपने इस पुराने सोफे को मेरे कमरे में शिफ्ट करना ही होगा। मैं इस पर नहीं बैठूंगी और इसका इस्तेमाल भी नहीं करूंगी, पर इसे अपने कमरे में रखूंगी ताकि ये मुझसे जुदा ना हो। और हॉल में नया सोफा रखेंगे। और मैं आप लोगों से माफी भी मांगना चाहती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कारण आप तीनों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी। फिर वो तीनों भी भावना को माफ कर देते हैं और भावना अपने मायके के पुराने सोफे को अपने कमरे में रख देती है और उसी के साथ घर में नए सोफे का आगमन भी होता है। उज्ज्वला अपनी बहू विधि के साथ रहती है। उसकी पड़ोसन सुषमा दिन रात उनके ही घर पर पड़ी हुई रहती है और उनके घर के सारे मामलों में दखल अंदाजी करती है। एक दिन की बात है, जब उज्ज्वला के घर नया टीवी लाते हैं, तभी वहां पर सुषमा टपक जाती है। उज्ज्वला बहन, विधि बिटिया, कितना मस्त टीवी है ये। बढ़िया जी बढ़िया। फिर सुषमा बिना किसी को पूछे टीवी का रिमोट उठाती है और टीवी ऑन कर देती है और मजे से सीरियल देखने लगती है। अरे वाह, क्या कलर क्वालिटी है इस टीवी की। ये तो एकदम फर्स्ट क्लास टीवी है। अब तो मैं हर रोज यहीं पर टीवी देखने आया करूंगी और मेरे सारे पसंदीदा सीरियल्स भी देखूंगी। जा जा विधि बिटिया, केसर बादाम वाली खीर बना, मुंह मीठा करो भाई। सुषमा बहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे हमने अभी तक टीवी का तिलक करके पूजा भी नहीं की और तुमने उसके पहले ही इस टीवी को ऑन कर दिया। सुषमा आंटी, आप मेहमान हो तो मेहमानों की तरह आप क्यों नहीं रहती? ओफो, क्या तुम भी उज्ज्वला बहन और विधि बिटिया, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं और मेरे शुभ हाथों से ही ऑन हुआ है टीवी। तू चिंता मत कर। बेवकूफ बुढ़िया। क्या कहा? कुछ नहीं। उज्ज्वला और विधि सुषमा के आने से परेशान हो चुके थे। वो ना दिन देखती है ना रात देखती है। जब मन किया मुंह उठाकर चली आती है। और अब तो नए टीवी के आने के बाद वो रात को 11 से 12 बजे तक उनके ही घर पड़ी रहती है। एक रात उसकी बहू उसे बुलाने आती है। अरे माँ जी, चलिए ना, रात के 11:30 बज चुके हैं और आप अभी तक यहीं पर हो। इन्हें भी तो सोना होगा। हाँ जानवी, लेकिन वो तो तब हो पाएगा जब तुम्हारी ये सास हमें चैन से सोने देगी।
घर में जब से नया टीवी आया है यहीं पर बैठी रहती है। मैं जानती हूँ विधि कि तू मजाक कर रही है। ओए तू जानवी बहू, आ रही हूँ मैं क्या छोटी बच्ची हूँ क्या जो मेरी माँ बनकर मुझे बुलाने आई हो? आ रही हूँ मैं, जल्दी निकल यहाँ से, कलमुही कही की। एक दिन विधि, उज्ज्वला और उनके पति खाना खा रहे होते हैं। तभी सुषमा दरवाजे पर आती है। अरे विधि बिटिया, दरवाजा तो खोल दे, ऐसे खिड़की से क्यों बात करनी पड़ रही है? अरे वाह, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। एसी चालू किया है क्या? अरे सुषमा आंटी, आप 10 मिनट बाद आइए, हम अभी खाना खा रहे हैं ना, इसीलिए। अरे तो उसमें क्या हो गया बिटिया, मैं थोड़ी ना बाहर की हूँ। दरवाजा खोल और मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दे। आज तुम्हारे घर से तो मीठे गुजिया की खुशबू आ रही है, वही बनाए हैं ना? अरे लेकिन फिर विधि दरवाजा खोलती है और सुषमा बेशर्मों की तरह जाकर डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठती है। वो रोजाना उनके यहाँ पर कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। एक दिन जब विधि और उसका पति रमन दोनों कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तभी उज्ज्वला और उसका पति कमलेश दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। रमन की माँ, आज इतने लंबे समय के बाद हम दोनों घर पर अकेले हैं। अब बहू और रमन के आने तक हम दोनों 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे। क्या जी, आप भी ना इस उम्र में भी कैसी बातें करते हो? अरे मेरी जान, रोमांस की कोई उम्र नहीं होती। चलो अब शर्माना बंद करो और मेरी आंखों में देखो। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल ही रहे होते हैं कि तभी घर की डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पर सुषमा होती है। अरे सुषमा बहन, तुम यहाँ पर? हाँ उज्ज्वला बहन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी बहू और बेटा दोनों कहीं घूमने गए हैं, इसीलिए मैंने ये सोचा कि कहीं कुछ मदद की जरूरत हो तो बता देना मुझे, मैं यहीं पर हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी अभी कोई जरूरत नहीं है, होगी तो बता दूंगी, ठीक है? अब जाओ यहाँ से। अरे लेकिन चलो बाय बाय। फिर सुषमा और कमलेश अपना रोमांस रिस्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर 1 घंटे बाद सुषमा वापस आ जाती है। वो मेरा ना घर पर मन ही नहीं लग रहा, बोर हो रही हूँ मैं बहुत, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारे नए टीवी पर मूवी शो भी देख लूं। नहीं, अभी मैं सो रही हूँ, इसीलिए बार बार मत आओ और मुझे भी सोने दो। लेकिन उज्ज्वला बहन, उज्ज्वला दरवाजा बंद कर देती है। जब देखो तब चुंबक की तरह चिपकती रहती है, बेवकूफ कहीं की। ये सब तुम्हारे और बहू के लाड प्यार के कारण हुआ है। ये चिपकू पड़ोस है, तुम्हारे कारण ही चिपकू बनी है। पहले ही अगर तुम उसे रोकते टोकते तो आज ये इतनी घुसती ही नहीं हमारे बीच में। ऐसे ही एक दिन उज्ज्वला का जन्मदिन आता है, तभी विधि उसके लिए केक बनाती है। अरे वाह वाह वाह, आज तो केक शेक की तैयारी हो रही है। लगता है आज शाम को घर में किसी की पार्टी है, क्यों विधि बिटिया? हाँ सुषमा आंटी, अब मेरी माँ जी का जन्मदिन है तो पार्टी तो होगी ही ना। ठीक है, फिर मैं भी आ जाऊंगी शाम के समय और सब मिलकर खूब पार्टी एंजॉय करेंगे। लेकिन आंटी, आज की पार्टी में सिर्फ घर वालों को इनवाइट किया है, बाहर वालों को नहीं। क्या? तो इसका मतलब ये है कि तू मुझे बाहर वाली समझती है? अरे विधि बिटिया, मैं तो तुम्हारे घर की सदस्य की तरह ही हूँ, तो ये तू कैसे कह सकती है? अरे आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। चुप रहे तू, अच्छे से जानती हूँ तेरा मतलब, लेकिन मैं भी तुम्हारे घर वालों जैसी ही हूँ, इसीलिए मुझे पराया मत बोल। ठीक है सुषमा बहन, शाम को पार्टी में टाइम से आ जाना, और हाँ, गिफ्ट भी लेकर आना, वो भी अच्छा वाला। घर वाले तो गिफ्ट लाते ही है ना। क्या? गिफ्ट्स लाऊंगी ना, गिफ्ट भी लाऊंगी। गिफ्ट का नाम सुनकर सुषमा वहां से कट लेती है और शाम होने पर वो पार्टी में आती ही नहीं। देखा माँ जी, गिफ्ट का नाम सुनकर ये बुढ़िया तो आई ही नहीं। हाँ विधि बहू,
इसीलिए तो मैंने उसे वैसा कहा। बड़ी ही चाप्टर है वो, लेकिन उसे नहीं पता कि हम भी उसके बाप हैं। एक रोज दोपहर के समय सुषमा घर की डोरबेल बजाने लगती है। वो डोरबेल कई बार बजाती है। अरे इस चुड़ैल की तो ऐसी की तैसी, सच में नाक में दम करके रखा है इसने हमारे। जाने दे बहू, नजरअंदाज कर उसे। घंटा बजा बजा कर वो खुद ही थक जाएगी और वापस चली जाएगी। कब से बेल बजा रही हूँ, लेकिन कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। लगता है कि घर के सभी लोग घोड़े बेचकर सो रहे हैं। फिर अगले दिन, अरे उज्ज्वला बहन, बीदी बिटिया, कल मैंने कितनी बार डोरबेल बजाई, लेकिन तुम लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला। अरे सुषमा बहन, वो दरअसल हमारे घर की डोरबेल खराब हो गई है, इसीलिए कुछ सुनाई भी नहीं दिया। तभी घर की डोरबेल बजती है। अरे ये बेल तो चल रही है। अरे वो आज सुबह ही ठीक कराया है हमने, इसीलिए। अच्छा, ऐसी बात है क्या? सुषमा को अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है कि वो लोग उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। एक दिन जब वो चारों एक साथ डिनर पर जा रहे होते हैं, तभी वो जिद करके उनके साथ खाना खाने चली जाती है। लेकिन बिल आने पर, अरे बाप रे, अरे रमन के पापा, मैं अपना बटुआ लाना ही भूल गई। अरे माँ, मैं भी पैसे लाना भूल गया, अब क्या करेंगे? तो अब बिल कौन भरेगा? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, सुषमा बहन जी है ना, आपने तो अपना बटुआ लाया है ना, तो आप ही बिल भर दीजिए। हाँ सुषमा आंटी, आप ही भर दीजिए। आपका बटुआ देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उसमें ढेर सारे पैसे हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्यों नहीं, जरूर बिटिया, आज तो मैं बिल भर देती हूँ, तुम लोग मुझे बाद में पैसे दे देना। जी आंटी जी। सुषमा डिनर का बिल भर देती है। फिर अगले दिन निर्लज्ज की तरह वो उन लोगों से पैसे मांगने आ जाती है। अरे उज्ज्वला बहन, मेरे पैसे दे दो, आधे आधे की बात हुई थी ना, और वो पैसे मेरे बचत किए हुए पैसे थे। अरे आंटी, आपने ही तो कहा था ना कि आप हमारे घर वाले हो, तो घर वालों में क्या मिलना और क्या बांटना। हाँ सुषमा बहन, एकदम सही कह रही है मेरी बहू। दिन रात मेरे घर पर पड़ी रहती हो, इतना टीवी देखती हो, आधा लाइट बिल तो तुम्हारी वजह से ही आता है हमारा। और रही बात खाने पीने की, तो जब भी कोई नया पकवान बनता है तो सबसे पहले उसकी खुशबू तुम्हारे नाक तक तो पहुंच ही जाती है। अरे तो उसमें क्या हुआ, आप भी हमारे घर पर आओ, मैंने कहाँ मना किया है। और आप ही तो बोलती हो ना कि मैं आपकी मेहमान हूँ, और मेहमान भगवान समान होते हैं, और अपने भगवान से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे तुम्हारे जैसे मेहमान के साथ ऐसा ही करना चाहिए। भगवान जी भी कुछ लेते हैं तो उसका 10 गुना ज्यादा देते हैं, लेकिन तुम तो ऐसी मेहमान कम भगवान हो जो सिर्फ और सिर्फ लेना ही जानती है। सुषमा आंटी, आप हमारी जिंदगी से और हम सबसे ऐसे चिपक चुकी है जैसे चॉकलेट दांतों में चिपक जाती है। रोज हमारे घर पर खाना खाकर आप हमसे ही पैसे मांग रही हो। अरे लेकिन बस, हमने आज तक तुम्हारा बहुत सुना है, अब तुम्हारी और कोई बकवास सुनने की इच्छा नहीं है। हम चारों एक ही घर में रहकर एक दूसरे को अपनी अपनी स्पेस देते हैं, लेकिन तुम तो दिन शुरू होने से पहले ही यही देखती हो कि हमारा दरवाजा कब खुलेगा और घर में कब आओगी तुम। और नहीं तो क्या, ये लो तुम्हारे पैसे, तुम्हारे कोई उपकार नहीं चाहिए हमें, ऐसे तो हम बहुत पुण्य कमाते हैं। तुम्हारे पैसे खाकर क्या मिलने वाला है हमें। और हाँ, याद रखना, आइंदा से इस चौखट पर आना हो तो एक अच्छी पड़ोसन बनकर आना, और रोज रोज मत आना, क्योंकि जो रोज रोज आता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती ही मिलती है। ठीक है उज्ज्वला बहन, मुझे माफ कर दो। सुषमा को अपनी गलती समझ आती है और उस दिन के बाद से वो उनके घर जाना कम कर देती है, और इसी के साथ उनका सर दर्द भी मिट जाता है।